सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीसी के। उसका पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। बीसीके का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि कितने अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। 90% ऑफ द मैटर तुम लोग को पता है, खाली तुम लोग को डेली लाइफ का जो बात है वही सब बात हो रहा है कि बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो एम्प्लॉयड है और नॉट एम्प्लॉयड उसमें अंतर क्या है, सब तुम लोग को पता है। बस उसको इंग्लिश में हम बता देते हैं और उसी के ऊपर एमसीक्यूज आएगा। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है और स्कोरिंग है, मार्क्स आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है? हम लोग जो भी है काम क्यों करते हैं? अर्निंग के लिए। अर्निंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? क्या बोलते हैं उसको? वो बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सही बोल रहा है तुम लोग? इनकम, तो हम लोग इनकम के लिए काम करते हैं। जितना भी इनकम होता है इनकम के लिए काम करते हैं। जितना भी इनकम होता है उसको हम लोग कहां स्पेंड क्या करते हैं? उसको हम लोग सेव करते हैं और कुछ खर्चा करते हैं। अगर तुमको महीना का सैलरी फ्यूचर में मिलने वाला है 60,000 रुपीज, क्या पूरा 60,000 रुपीज खर्च होगा? कुछ सेव होगा और सेविंग्स का पार्ट में कुछ इन्वेस्ट भी होता है जो हम लोग कहीं लगा के रखते हैं कि कल को वो पैसा बढ़े। कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई फिक्स डिपॉजिट कराता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वो वेरियस अल्टरनेटिव्स जो हम लोग के पास है जिससे हम लोग फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। इसमें पिक्चर है, एक रूम का दो अलग अलग व्यू लिया गया है। ठीक है, एक रूम का दो अलग अलग व्यू लिया गया है। हम लोग को क्या बोल रहा है कि तुम लोग बताओ कितना चीज प्रोड्यूसर से खरीदा गया होगा, कितना चीज रीसेलर से खरीदा गया होगा। ठीक है, तो ये सब क्या भैया ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा? कभी नहीं। एग्जाम में पेपर जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एमसीक्यू होता है, तो कैसे ऐसा सवाल आ जाएगा? ये बस एक छोटा सा एक्सरसाइज है। तुम लोग का भी ब्लैक एंड व्हाइट दिया है? वाह वाह। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला कि जितना भी ग्रुप ऑफ आइटम है वो कौन से इंडस्ट्री से आया होगा। तो हम लोग देख सकते हैं फर्नीचर्स है, यहाँ पे फर्नीचर्स है ना, बेड है, टेबल है, ये सब कौन से इंडस्ट्री से आते हैं? वुडन इंडस्ट्री जो होता है अपना फर्नीचर का इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अपना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होता है। तुम लोग एक चीज गौर कर रहा है, हम कभी बोल रहे हैं फैन, लैंप, ट्यूबलाइट, स्विच बोर्ड, टीवी, पियानो, ये ऐसे नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा कंपनीज उसके अंदर में आ जाता है। ओरिएंट, फिलिप्स, नहीं, बजाज, ठीक है, जितना भी है, उषा फैंस, वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो व्हाट इज एन इंडस्ट्री? ये सब क्या नाम लिए जो बजाज, फिलिप्स, ओरिएंट, दीज आर फर्म्स एंड कलेक्टिवली फर्म ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग फर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं मिलाकर कि ये एक इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स भी नहीं होते, खाली मोनोपोली होता है। जैसे कि इंडिया में क्या चीज का मोनोपोली है? रेलवे का फिलहाल मोनोपोली है, जो धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है, उसमें भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, झारखंड में बिजली का मोनोपोली है, बीसीसीएल और टाटा का बिजली हम लोग तो यूज नहीं कर सकते ना, नॉर्मल पब्लिक, जो उनके एम्प्लॉयज है वो लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, ये सब चीज जो है ये सब प्रोड्यूस हुआ है या फिर हम लोग किसी से खरीदे हैं? खरीदे। जनरली कंज्यूमर किससे सामान खरीदता है? रिटेलर। रिटेलर किससे सामान खरीदता है? होलसेलर किससे खरीदता है? डिस्ट्रीब्यूटर किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर। ठीक है, ओके, तो ये सब बात हम लोग को सबको पता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क। ठीक है, ये स्टार देखो, जो स्टार मार्क है, जो हाईलाइट है, जो रेड पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, ये तीन चीज तुम लोग भी अपना किताब में करना। क्यों? 33 पेज का चैप्टर है, शायद 32 पेज का चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम के पहले तुम लोग के पास 1.5 दिन है। तुम लोग के पास 1.5 दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और बीसी के। क्या टाइम रहेगा एक एक लाइन को गो थ्रू करना? सीधे दिख रहा है अंडरलाइन, रीड करना है, जो अंडरलाइन नहीं है वो
छोड़ दो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है स्टार, याद करना है, जो नहीं है उसको छोड़ दो। इसीलिए हम लोग ये अप्रोच ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके पास किताब नहीं है वो लोग को हम ये पीडीएफ देंगे, बाद में बैठकर तुम लोग आराम से करना, ठीक है। सबसे पहले बात करें, अगर बिजनेस का बंटवारा का बात करें, तो बिजनेस का बंटवारा उसके एक्टिविटीज के हिसाब से भी होता होगा। एक्टिविटी मतलब वो क्या हरकत करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें एक बच्ची ऐसे करके हाथ वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है। निरमा का क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है कहां पर, कहीं पे होता होगा, फैक्ट्री में होता है। फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका ट्रेडिंग होता है। अच्छा, क्या उसका ट्रेडिंग सिर्फ इंडिया में होता है? तुम लोगों को पता है फॉरेन में, स्पेशली इन अमेरिका, कनाडा, स्पेसिफाइड मल्टी मार्केट, जैसे रिलायंस फ्रेशन है यहाँ पे, वैसे वहां पे भी वैसे मार्केट है जिसमें सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स बिकता है। और वहां के फॉरेनर्स पतंजलि का दातुन खरीदते 500 रुपया देकर, समझ रहे हैं। फिर कॉमर्स, कॉमर्स का क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग, सामान को बनाना। ट्रेडिंग मतलब सामान को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द पॉइंट ऑफ कस्टमर पहुंचाना, ठीक है। और कॉमर्स उसके बीच में जो उस चीज को मदद कर रहा है। कॉमर्स कैसे मदद करता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ठीक है। लेवल जो हम लोग बात किए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये सब चीज का जो है। फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मदद करना। फिर टैक्स से रिलेटेड काम में जिसमें हम लोग मदद करेंगे, आपको यहाँ पे जीएसटी देना, यहाँ पे नहीं देना, माल निकलेगा कब तक, आप लीगल काम में मदद करना, वो सब कॉमर्स का हिस्सा आता है। एड्स टू ट्रेड, एड्स का मतलब मदद करना, ऑक्सिलरी मदद करना, तो ये कॉमर्शियल सर्विसेज भी आता है। तो एक्टिविटीज कितना हुआ, 1, 2 एंड 3, 3 एक्टिविटीज है, याद रखना। भैया क्या याद रखना है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और कॉमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ये 3 रहेगा, प्लस रहेगा एक और चीज, या फिर प्लस रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो तुम लोग को ऑल ऑफ द अबव पे टिक करके आना पड़ेगा ना। अगर मानो ये 3 में से एक है और बाकी 3 गलत है, तो तुमको सही वाले को टिक करके आना पड़ेगा ना। तो रटने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्केल, किस पैमाने पर आपका काम हो रहा है, क्या कर रहा है भाई तुम, हाँ अंडा, ठीक है। किस पैमाने पे तुम्हारा काम हो रहा है, स्केल। हो सकता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब एकदम छोटे स्केल पर हो, जो पान गुमटी होता है वो किस लेवल पे होता है, एक छोटा सा दुकान है, एक मोहल्ला कवर कर रहा है, माइक्रो। फिर होता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो एक दुकान है, थोड़ा बड़ा तुम्हारा एरियाज को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग धनबाद में देखें, दशमेश चाउमीन वाला कितना जन जानता है, यहाँ पे हावड़ा मोटर के सामने दशमेश चाउमीन वाला बहुत टेस्टी बनाता है। बट वो क्या करता है, वो एक ही है, उसका ब्रांचेस है क्या, वो एक छोटा सा एरिया धनबाद या फिर झरिया से किसी को खाने आना है, वो लोग आके खाते हैं, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज है। मीडियम एंटरप्राइज क्या हुआ धनबाद में, गोकुल, जिसका 3-4 ब्रांच बन चुका है ना, 3-4 जगह से ऑपरेट कर रहा है, वो मीडियम एंटरप्राइज है। और लार्ज एंटरप्राइज क्या हुआ, डोमिनोज, क्या खाली धनबाद में है, पूरा इंडिया का हर कोना में, धनबाद में 4 है, तो वो लार्ज एंटरप्राइज हुआ। तो किस स्केल पे, किस पैमाने पे काम कर रहा है, उसके बेसिस पे कितना डिफरेंशिएशन होता है, 4। याद रखो हम लेजर यूज कर रहे हैं, तो लेजर तुम लोग को मतलब है इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है, ओके। फिर ज्योग्राफिक स्कोप, स्केल था कि किस पैमाने पे आपका बिजनेस फैला हुआ है। ज्योग्राफिक स्कोप मतलब आपका बिजनेस कहां चलता है, पान गुमटी वाला कहां चलता है, एक मोहल्ला में। दशमेश कहां चलता है, एक एरिया में, तो वो क्या है, लोकल। गोकुल भी क्या है, लोकल। लेकिन अगर बात करें वाव मोमोज, वो क्या है, वो खाली धनबाद में है, खाली झारखंड में, पूरे इंडिया में है, ओके। उसके बाद एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये सब जो इंडिया के स्टार्टअप्स है, ये सब तो सिर्फ इंडिया में नेशनली है। क्या फॉरेन में इसका कोई ब्रांच खुल रहा है अभी तक, नहीं। मल्टीनेशनल क्या हो गया, जारा, गुची, एप्पल, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है, इनको क्या बोलते हैं पता है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। भैया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हम लोग को इसमें जॉब मिलता है, समझो 2 तरीके का जॉब होता है। एक जॉब है कि तुम एप्पल का ऑडिट कर रहे हैं, एप्पल का ऑडिट फॉर द टाइम बिंग, जितने भी एमएनसी है उनका ऑडिट होता है बिग 4 के पास। कौन कौन है बिग 4, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट और ई एंड वाई।
ये 4 में तुम लोग को मिलेगा ऑडिट, आर्टिकलशिप भी इसमें होता है, और इसमें जॉब लग गया मतलब समझ लो कॉमर्स का बच्चा एसआरसीसी में जो जाता है ना, सीए का बच्चा के लिए ये 4 कंपनी। तो एक हुआ कि तुम इसका ऑडिट, टैक्सेशन, लीगल काम ऐसे संभाल रहे हो, और दूसरा क्या, तुम मैनेजमेंट में, मतलब तुम एप्पल के अंदर काम कर रहा है। तो एमएनसीज का काम किसके पास है, जनरली बिग फोर्स के पास है, और बाकी उनके अंदर में भी हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भले अपॉइंट ना हो, बट एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर का पोस्ट मिल गया तुमको, स्ट्रैटेजिक मैनेजर, तुमको बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना होगा। बीसीके में और क्या सीख रहा है तुम लोग, स्ट्रैटेजी बनाने का उपाय सीख रहा है, ठीक है। थर्ड, अच्छा ज्योग्राफिक बेसिस पे कितना होता है, 3। फिर ओनरशिप, कौन ओन करता है, हो सकता है स्टेट ओन करता हो। स्टेट ओन करना मतलब पब्लिक सेक्टर है। स्टेट ओन करता मतलब ये नहीं कि झारखंड गवर्नमेंट ओन करता है। व्हेन वी से स्टेट ओन्ड कंपनीज या फिर पब्लिक कंपनीज, मतलब हो सकता है या तो सीजी अपॉइंटेड है या फिर एसजी, या फिर सीजी और एसजी दोनों मिलकर कर रहा है, क्लियर है। या तो झारखंड गवर्नमेंट उसको ओन कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा मानो जेबीवीएनएल, झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड, उसको झारखंड ओन करता है, ठीक है। हेमंत सोरेन सरकार में वो आते हैं। उसके बाद या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, जैसे कि रेलवेज, बीसीसीएल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रहा है, ठीक है। और या फिर दोनों मिलकर कोई एक कंपनी बनाते हैं और उसको ओन करते हैं, क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। ये 2 टॉपिक के ऊपर तुम लोग का लॉ में है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट शुरू होगा अभी इतना सा, इंटर में है इतना, और फाइनल में है इतना, ठीक है। तुम लोग को मेन काम तुम लोग का है कंपनीज एक्ट का। तुम लोग का पूरा ज्ञान, पूरा तुम लोग का पढ़ाई घूम फिर के वहीं आता है कि कंपनी कैसे बनता है। कंपनी बहुत भारी चीज है, तो कंपनी कैसे बनता है, उसमें झोल झाल कैसे होता है। हम लोग कभी सुनते हैं कि मानो जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी का जो क्या है, जीजा का नाम जो भी वाड्रा है, ठीक है, वो जब कुछ भी घपला करते हैं वो कैसे करते हैं, कंपनीज के द्वारा करते हैं। उनका कंपनी पकड़ाता है। आज सुबह न्यूज में दिया वीवो लिमिटेड कितना हजार का घपला में पकड़ाया, तो ये सब कंपनीज करते हैं, और बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स ही ये सब काम में करते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग हिसाब किताब होता है। एक है हम अपना दुकान खोल के बैठ गए, एक है हम तुम्हारे साथ मिलकर पार्टनरशिप किए। पार्टनरशिप का क्या है, अगर हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सारा सुख हम लोग का, सारा दुख हम लोग का। और कंपनीज का क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या है, देखो पार्टनरशिप में हम तुम लोग को समझाते हैं। हम लोग मिलकर पार्टनरशिप किए, अभी क्या होगा, अगर हम लोग 500 करोड़ का लोन लिए और हम लोग वो रिपे नहीं कर पाए, हम लोग का घर में आदमी पहुंचेगा, घर का सामान उठा के ले जा सकता है पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी में घर नहीं घुसेगा, कंपनी अलग है, हम अलग है। अगर लोन लिया तो कंपनी 500 करोड़ का लिया है, हम तो शेयर खरीदे ना, शेयर में मेरा लास्ट कॉल बाकी है, फाइनल कॉल हम वो दे देंगे अपना 100 शेयर पे, मेरा जिम्मेदारी खत्म। कंपनी डूबेगा, डूबेगा। सहारा डूबा, क्या सहारा का ओनर फंसा, उसका ओनर का पर्सनल लाइबिलिटी अभी तक नहीं हो रहा है। उसमें भी लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तुम लोग कि कब कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होता है, कब पर्सनल लाइबिलिटी होता है। फॉर द टाइम बीइंग क्लियर हुआ कि 2 तरीके पे, 2 ओनरशिप पे बिजनेस चलता है। सॉरी यहां पे था ना, एक जो सरकार करता है पब्लिक सेक्टर, और एक जो प्राइवेट सेक्टर करता है। अब एक सवाल तुम लोग से, तुम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को, मतलब जो अपने नहीं होता है, शाम में चाय वगैरह चल रहा है, अंकल लोग पापा लोग बैठ गए और वो लोग देश के ऊपर चर्चा करते हैं, तो तुम लोग कभी ना कभी ये लाइन सुना होगा कि देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है। तुम लोग बताओ इट इज अ गुड थिंग और इट इज अ बैड थिंग। देखो है तो दोनों, मेरिट डिमेरिट है। बेटर क्या है कि वो प्राइवेटाइज हो, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन होगा तो आगे वाला चाहेगा ना हम बेटर सर्विस दे, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करें, तो वो इंडिया के लिए बेटर होता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं बेटर नहीं है, वो लोग ऑब्वियसली किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहां पे काम तो करना नहीं पड़ रहा अभी, इसीलिए उन लोग का आग लगता है, और कोई बात नहीं। मार्केट का बात करते हैं, अलग अलग प्रकार का मार्केट होता है। एक जहां पे तुमको नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है। भैया नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो अगर तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहां से मिलता है, हाइड्रो, पानी से डैम बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, या फिर सोलार या फिर विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अलग अलग तरीका से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसका अपना मार्केट।
तुम लोग देखता होगा बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में क्या हुआ, एक लैंप लगाया, लैंप के ऊपर एक सोलर पैनल लगा दिया, दिन भर वो सोलर पैनल चार्ज होता है, रात में उसका लाइट जलता है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो यूज किया जा रहा है। दूसरा, इक्विपमेंट्स। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम कहीं से ये सब इक्विपमेंट खरीदते हैं, इसका अपना मार्केट होता है। अच्छा ये तो छोड़ो पढ़ाने का बात है, जब बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बनता है तब तुम लोग सोच सकते हैं कितना सारे इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता होगा। तुम लोग कभी कोई फैक्ट्री विजिट किया है? कोई बात नहीं, हम एक इंडस्ट्रियल विजिट अभी रखवाएंगे हम लोग कुछ महीना में, तब चलना तब देखना, ठीक है। उसमें हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि फैक्ट्री में कैसे काम होता है। एक दो मशीन नहीं होता है, 10-20 मशीन होता है। एक दो मजदूर काम नहीं करता है, 500-500 मजदूर काम कर रहा होता है उस फैक्ट्री में। तो उसका अपना मार्केट होता है। कमोडिटी मार्केट, अपना जो राशन दुकान है वहां से सामान खरीदते हैं, कमोडिटीज खरीदते हैं। कैपिटल मार्केट, जहां से तुमको उधार मिले। शार्क टैंक कैपिटल मार्केट का काम कर रहा था, वो उधार दे रहा था, बदले में क्या ले रहा था? इक्विटी ले रहा था, शेयर्स ले रहा था, या फिर डिबेंचर लोन वगैरह कुछ का हिसाब किताब बैठा रहा था। फिर लेबर मार्केट होता है। तुम लोग हर कोई, चाहे झरिया में रहे, चाहे धनबाद में रहे, कतरास करके कहीं भी रहो, तुम लोग का घर के आसपास एक एरिया होगा जहां पे सुबह 8-9 बजे तक लेबर खड़ा रहता है कि आप लोग आओ हमसे काम लो। वो भी तो लेबर मार्केट चल रहा है। और प्रोडक्ट मार्केट, जो नॉर्मल प्रोडक्ट का मार्केट होता है, जो रिटेलर वगैरह बेचते हैं वो सब, ठीक है। ओके, तो मार्केट कितने टाइप पे हुआ? 1 2 3 4 5 6। अगेन सोचना मत कि सारा रट लेंगे, जब रीड भी करेगा दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेक होल्डर, हु इज अ स्टेक होल्डर? लिख लो, इंटरेस्टेड इन कंपनी। हु इज अ स्टेक होल्डर? कितना नंबर है? एक्टिविटीज 3 टाइप का होता है, स्केल 4 टाइप का होता है, ज्योग्राफिक स्कोप 3 टाइप का होता है, इसीलिए लिख दिया मैं। इंटरेस्टेड इन कंपनी, हु आर स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट हो। बिलीव में तुम लोग सोच भी नहीं सकता किसका किसका इंटरेस्ट हो। एक बार खुद का बुद्धि दौड़ाओ। सबसे पहला इंटरेस्ट किसका होता है? शेयर होल्डर, पूरा बकाया हुआ रहता है वो। दूसरा, इतना सोचने वाला काम है, उसका जो मजदूर काम कर रहा है, उसके अंडर में जो स्टाफ काम कर रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। कॉम्पिटिटर इंटरेस्टेड है कि आगे वाला बंदा क्या कर रहा है। उसके बाद जो उसको प्रमोट किया, जैसे हम अगर उसका फिनेंशियल बैलेंस को साइन करते हैं, बैलेंस शीट को, हम लोग कौन सीए है, हम लोग के पास पावर है साइन करने का, उसका पैसा मिलता है, तो हम लोग भी इंटरेस्टेड हुए ना कि भाई अगर उसमें कल को कुछ घपला होगा हम पे धड़ाधड़ सेक्शंस लगते जाएगा। और उसके बाद कस्टमर इंटरेस्ट होता है, जो उधार दिया इन्वेस्टर्स वो लोग इंटरेस्ट होता है। अगर बिजनेस है तो उसका ओनर इंटरेस्ट होगा, अगर कंपनी है तो उसका डायरेक्टर जो उसको मैनेज कर रहा है वो इंटरेस्टेड होगा। अगर कोई काम हम करते हैं तो सप्लायर जिससे पैसा सामान लेते हैं वो इंटरेस्टेड होगा, क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होगा, डेटर्स इंटरेस्टेड होगा, जो लॉ बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, पार्लियामेंट में नए नए एक्ट बनता है, वो लोग इंटरेस्टेड होगा। अच्छा हम एक गांव में काम कर रहे हैं और हम नदी में धड़ाधड़ कूड़ा फेंकते जा रहे हैं तो गांव वाला का नुकसान हो रहा है, सोसाइटी इंटरेस्टेड होगा। कितना लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में लिखना ही बेकार है, ये नंबर का कोई अंत नहीं। अगर किसी भी तरीके से तुम किसी की कंपनी में ध्यान दे रहा है तो तुम इंटरेस्टेड है। फंक्शंस कैसा कैसा होता है? पहला, प्रोडक्शन फंक्शन, काम सामान को बनाने का। आज हम लोग जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस बात को समझो, वो बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट, चाहे वो एक एरोप्लेन हो या फिर छोटा से छोटा प्रोडक्ट, एक सुई हो, उसका फैक्ट्री होता है, उसके ऊपर बिजनेस होता है, और वो लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। एक सुई से भी करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता है और एक एरोप्लेन से भी करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता है। कौन कमाता है? प्रोडक्शन। तो भैया हम लोग क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं, सीधे करोड़ों अरबों कमाएंगे, तो उसके लिए लगाना भी तो पड़ेगा उतना, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास कैपिटल नहीं। फिर मार्केटिंग, बोले तो सामान को बेचने का तरीका। मार्केटिंग कैसे होता है? हम जब एड्स वगैरह चलाते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन तुम लोग का काम आया, जो जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडरी बुक, सब कुछ तुम लोग को बनाना है। तुम लोग नहीं बनाएगा, तुम लोग के अंडर में लोग बनाएंगे, ठीक है।
फिर फाइनेंस, तुम्हारा कंपनी बोला कि मेरे को पैसा का जरूरत है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो शेयर इशू करवाओ, तुम चाहो तो डिवेंचर इशू करवाओ, तुम चाहो तो बैंक से लोन लो, तो तुम तीनों को कंपेयर करेगा, ये काम को बोलते हैं फाइनेंस का काम। और तुम लोग जो कमा रहे हैं उस पर कितना टैक्स देना है, क्या जीएसटी बनेगा, टैक्सेशन का काम। और क्या काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तुम लोग सुनता होगा एचआर मैनेजर, एमबीए में कॉन्सेप्ट है एचआर, वो लोग को सिखाया जाता है कि तुम लोग को अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे डील करना है, किसको अपॉइंट करना है, इंटरव्यू में एचआर मैनेजर बैठता है, किसको रिजाइन करना है, वो जो रेजिग्नेशन लेटर होता है, वो जो रिटायरमेंट लेटर होता है, वो एचआर मैनेजर देता है। तो लोग ह्यूमन फोर्स से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करता है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 काम होता है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, सारा रटने का जरूरत नहीं, समझ में आने लगेगा। फोकस, अब कंपनीज का अलग अलग फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा मानो, मेरा फोकस क्या है, हम पढ़ाते हैं, रश्मि स्टडी सर्कल का फोकस क्या है, वो पढ़ाता है। बट सामने हम लोग का जो सीए ऑफिस है उसका नाम है पीएस केशरी एंड एसोसिएट्स, उसका फोकस क्या है, वो टैक्सेशन, अकाउंटिंग, अलग अलग काम देते हैं। तो उसका हल्का सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हुआ ना हम लोग के पढ़ाने वाले कंपनी के अकॉर्डिंग। अब सोचो टाटा का फोकस क्या है, हम लोग सोच भी नहीं सकते टाटा इतना प्रोडक्ट बनाता है। टाटा टी, टाइटन वॉच, टाइटन आई प्लस, टाटा का तनिष्क, टाटा का जूम कार भी एक्वायर कर गया, टाटा का गाड़ी का फील्ड में काम होता है, टाटा का ऑटोमोबाइल में बहुत सारा काम होता है, ट्रक से लेके गाड़ी, और टाटा का राशन में काम है, टाटा का नमक, टाटा का सत्तू, ये सब चीज भी आने लगा है। ठीक है, टाटा का क्रोमा, जो छोटा सा मॉल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तुम सोच सकता है टाटा कितना सारा काम कर रहा है। क्या चीज, एयर इंडिया, तो हवा में भी, जमीन में भी, जमीन के अंदर में भी उसका प्रोडक्ट चलता है, सी वगैरह में। तो टाटा का प्रोडक्ट लाइन कितना बड़ा है कंपेयर टू हम लोग का। ठीक है, तो ये जो होता है, व्हेन अ कंपनी ओन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, इट इज कॉल्ड अ बिजनेस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग कंपनीज को ओन करना, तो टाटा अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज को ओन करता है। ठीक है, अभी हमको एक बात सोच के बताओ, क्या टाटा सबका बैलेंस शीट और पी&एल अलग बनाता होगा कि एक बनाता होगा, सबका अलग बनाता होगा। अच्छा, मेरा टाइटन का क्रोमा में अगर नुकसान हो रहा है और टाटा का मेरा मानो गाड़ी वाले एरिया में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? इट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंपनीज बट द ओनर, द कंट्रोल इज कॉमन। क्लियर है? तो होता है कभी कंट्री वाइड हो या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन हो। कंसर्न, क्या चिंता होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसर्न इज इंपॉर्टेंट। एसपीजी, एसएसजीवी, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टडिंग मेथड, जैसे हम लोग लॉ में करते हैं CUFM, इसको बोलते हैं एक्रोनिम स्टडी मेथड। एक्रोनिम मतलब हर शब्द का पहला लेटर को उठाओ और उससे एक शब्द बना दो ताकि एग्जाम में तुमको याद रहे। तो किसी भी कंपनी का पहला काम क्या होता है, जैसे वो बिजनेस अपना मार्केट में लॉन्च करते हैं, कि हम कम से कम 1 साल 2 साल सरवाइव करें, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएं, इतना प्रॉफिट कमाएं कि मेरा घर आराम से चल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो क्या देखता है, जब वो सरवाइव कर लिया होता है, तो कि अब हम 2 साल काम किए, अच्छा से सरवाइव किए मार्केट में, कस्टमर बेस बनाए, अब हम कमाएंगे प्रॉफिट। तुम एमबीए चाय वाला को ले लो, वो एक छोटा सा चाय का ठेला से काम शुरू किया, वो सरवाइव किया, फिर वो क्या किया, प्रॉफिट कमाने का सोचा। प्रॉफिट कमाने का 2-4 उपाय है, एक है कॉस्ट को कम कर दे, दाम वही रखे। 10 रुपए का चाय था, 7 रुपए बनाने में लगता था, 5 रुपए बनाने में लगता है। दूसरा है कि हम दाम बढ़ा दें, 10 रुपए से 15 रुपया कर दें। और तीसरा है कि हम नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दें। तो यहां पे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग टाइप से होगा। जब तुम प्रॉफिट ज्यादा करने लगेगा, तुम्हारा ग्रोथ होना ही होना है। अच्छा, अभी क्या हुआ, तुम पहले मानो एक ग्राफ है, तुम पहले तुम पहले क्या किया, सरवाइव किया, फिर क्या किया, प्रॉफिट कमा के ग्रो किया। अब फिर क्या होगा, तू सस्टेन करेगा, ऐसा थोड़ी है ग्रो करते ही जाएगा, टाइम आएगा ना कि अब ग्रो नहीं हो रहा है लेकिन अब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ मंगल है। ठीक है,
सस्टेन होगा। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुमको लॉ है कंपनीज एक्ट में कि तुम्हारा टर्नओवर इतना परसेंटेज के ऊपर अगर गया तो तुमको किसी भी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम करना होगा सोसाइटी के लिए, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और क्या दो कॉन्सेप्ट है, गवर्नेंस और वैल्यू एंड एथिक्स। गवर्नेंस का मतलब, वैल्यू एंड एथिक्स का मतलब, गवर्नेंस तुम्हारे कंपनी का पॉलिसीज क्या है, अगर घपला करते हुए कोई बंदा पकड़ाता है तो तुम उसको क्या सजा देता है, ये हुआ उसका गवर्नेंस। और वैल्यू एंड एथिक्स कि तुम घपला ना करो, ये सीख दिया जाए। गवर्नेंस मतलब जहां कुछ गड़बड़ी किया, मेरे पास बंदा है जो देख रहा है, गड़बड़ी होने नहीं देंगे कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज गड़बड़ी के लिए फेमस है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट इससे बहुत गड़बड़ी होता है। हम लोग जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, तुम लोग को एक से एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? ओके, तो गवर्नेंस भी हो गया, वैल्यू एंड एथिक्स भी हो गया। तो सबसे पहले SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, ये जब तीन चीज होता है तो अब सस्टेन होगा, टेंशन खत्म। इसके बाद तीन चीज के बारे में बात किया जिससे तुम्हारा बिजनेस हमेशा अच्छा से रहेगा। पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के तरफ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। अगर तुम्हारा बिजनेस के कारण पोल्यूशन होता है तो उसको खत्म करो, बिजनेस के कारण किसी सोसाइटी में दिक्कत हो रहा है तो उसको हटाओ। दूसरा गवर्नेंस, और तीसरा वैल्यू एंड एथिक्स, मतलब लॉ को अच्छा से रखो और सबको सिखाओ कि भैया गलत काम करना मत यहां, ठीक है? ओके, फिर अलग अलग मोड होता है काम करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोड कैसा होता है, ट्रेडिशनल मोड या फिर फिजिकल मोड या फिर ब्रिक एंड मॉर्टर। ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब दुकान, दुकान में क्या होता है, सीमेंट और ईटा लगा रहता है, या फिर इन स्टोर, चारों एक ही चीज है। चारों का क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर काम करना, एक ईटा का ढांचा के अंदर काम करना। ये कौन सा, ब्रिक एंड मॉर्टर है। इन स्टोर है, तुम लोग को आना पड़ रहा है, फिजिकली प्रेजेंट। और एक और क्या आ गया है नया, डिजिटल या फिर ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, ये सब। क्लियर है? अंडरलाइन डिसिप्लिन, किस किस डिसिप्लिन का बिजनेस में काम होता है। इकोनॉमिक्स का काम है, ऑब्वियसली तभी पढ़ रहे हैं। लॉ का काम है, अगर कुछ गलती कर दी है तो कैसे डील करना है, क्या पनिशमेंट होगा। फिलॉसफी का काम है, मतलब मॉरल वैल्यूज का काम है कि आपको कुछ गलत नहीं करना है, लोगों का भला करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखना है, कस्टमर को ठगना नहीं है। साइकोलॉजी का काम है कि किस तरीके से हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर को अपने तरफ बुला सकते हैं। अलग अलग कंपनीज मार्केटिंग ऐड करता है जिसमें वो लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। और सोशियोलॉजी का काम है, यानी कि सोसाइटी को खुश रखेगा, तेरा बिजनेस अच्छा से चलेगा। सोसाइटी तुमसे दुखी है, तेरा बिजनेस हो जाएगा बंद। क्लियर है? तो ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं जिसके बारे में तुमको नॉलेज होना चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे, फटाफट सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लो। डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसको एक काम करो, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। एग्जाम में कभी भी जिक्र किया कि BCK का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में BCK डील करता है। स्पेयर ऑफ नॉलेज क्या है, किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, क्या सब्जेक्ट है। तो हम लोग 3 बात का जिक्र करेंगे। पहला बात, BCK इज वास्ट। BCK इज वास्ट का मतलब BCK एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। BCK में बात करते हैं तो हम लोग देख के आए ना, अभी इतना सारा टेबल में इतना कुछ था। ज्योग्राफिकल एरिया पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन एक्टिविटीज पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्कोप पे काम कर रहे हैं अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो BCK छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो खाली, इट हैज न्यूमरस एक्टिविटीज, ऑल इंटर रिलेटेड एंड स्प्रेड इन वाइड एरिया। नेक्स्ट, BCK इज इलेक्ट्रिक, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी।
इसका मतलब क्या होता है कि बीसीके में जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसा नहीं कि खाली इकोनॉमिक्स या फिर कमर्शियल वर्ल्ड का शब्द है, हम लोग अलग अलग डिसिप्लिन का शब्द को भी इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो शब्द है बिहेवियर, ये क्या इकोनॉमिक्स का शब्द है? नहीं, अभी पढ़े ना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का बात कर रहे थे हम चैप्टर यूनिट 2, ये किसका शब्द है? साइकोलॉजी का शब्द है, बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो अलग अलग सब्जेक्ट का शब्द का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। एग्जाम्पल 4 शब्द का दिया है और इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है तो इसको स्टार मार्क करो। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब वेरियस फील्ड ऑफ स्टडीज का जिक्र किया जाता है। ओके, ये बताओ स्ट्रैटेजी, ये शब्द कहां से? स्ट्रैटेजी शब्द तुम लोग कहां सुनता है अक्सर बिजनेस के अलावा? मूवीज में सुनते हैं, जो उरी में कि स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है ना? तो बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है वो मिलिट्री का शब्द है। जैसे आर्मी इस लड़ाई से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट का लॉन्च से पहले भी स्ट्रैटेजी बनाता है। तुम लोग अपने एग्जाम से पहले भी स्ट्रैटेजी बनाएगा, जो हमको पता है, तुम लोग को पता भी नहीं है क्या होता है, सिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिस्टिक्स? नहीं पता है? सामान जब अंदर आता है बाहर जाता है, जब अंदर आता है तो हम बोलते हैं कि इनवर्ड लॉजिस्टिक हुआ। ठीक है, बेसिक वर्ड में बोले तो ट्रांसपोर्ट होना, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तुम लोग ऐसे लॉजिस्टिक का वर्ड नहीं सुना? जैसे कुछ लोग ना लॉजिस्टिक का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम होता है, सामान एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। लॉजिस्टिक मतलब, अच्छा हम लोग लॉजिस्टिक वर्ड भी मिलिट्री का है। जब ट्रूप्स जो है, मानो ट्रूप्स इंडिया का बॉर्डर छोड़कर पाकिस्तान का बॉर्डर घुसते हैं तो वॉकी टॉकी होता है, उसमें बोला जाता है कि देयर इज एन आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स ऑफ द ट्रूप, फिर बोला जाता है ओवर एंड आउट, मतलब हम लोग का ट्रूप इंडिया से बाहर चला गया। अगर बाहर से कोई ट्रूप आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानो पाकिस्तान, अच्छा अभी हम लोग कल न्यूज में देख रहे थे ना कि अपना जो चाइना है, चाइना का एक जेट प्लेन हमारे एलओसी के रडार में पकड़ाया गया, तो क्या बोला गया होगा वॉकी टॉकी पे? देयर इज एन इनवर्ड लॉजिस्टिक ऑफ एनिमी, है ना? तो लॉजिस्टिक मतलब मूवमेंट होता है। अच्छा बिजनेस में क्या इस शब्द का यूज किया जाता है? ऑब्वियसली, तुम लोग जब कल को मैनेजमेंट में होगा ना, सुपरविजन में, तुम लोग बोलेगा मेरा माल गोदाउन में आ गया, इसको कॉर्पोरेट फील्ड में क्या बोलते हैं? इनवर्ड लॉजिस्टिक ऑफ द गुड्स हैज बीन डन इन द गोदाउन। समझ रहा बात को? तीसरा बुल्स एंड बियर्स, कहीं ये नाम सुना है? क्या होता है बुल्स एंड बियर्स का मतलब? ये वो वाला बियर नहीं है, ठीक है? बुल्स एंड बियर्स, बुल क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांड होता है। सांड को कभी मारते हुए देखा है? कैसे मारता है? सिंग उठा के। तो मार्केट में जब तेजी होता है, व्हाट डू वी मीन बाय तेजी? तुम लोग सुना होगा ये वर्ड हर्षद मेहता वाला में। तेजी का मतलब हर स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं मार्केट बुलिश। ये यूज क्या कर रहे हैं हम लोग? अपना बिजनेस वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। क्या ये बिजनेस टर्म है? ये तो बायोलॉजी का शब्द है। वैसे ही बियरिश, बियर कौन होता है? भालू। कैसे मारता है? पटकता है तुमको हाथ से और फिर तुम्हारा छाती फाड़ देता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? जब मार्केट का मंदी चल रहा, व्हाट डू वी मीन बाय मंदी? सब शेयर का दाम गिर रहा है, बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है, मतलब गिर रहा है। ये दोनों शब्द कहां से? एनिमल बायोलॉजी से, लेकिन बिजनेस में यूज हो रहा है ना, तो घूम फिर के हम लोग समझे ना कि बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग डिसिप्लिन का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? ओके। थर्ड बात जो याद रखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डोमेन, डोमेन, डोमेन। बीसीके का डोमेन क्या है? पहला वास्ट है, दूसरा इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का मतलब अलग अलग डिसिप्लिन से है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, और तीसरा एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग है। इसका मतलब क्या कभी बीसीके रुकेगा? क्या कभी तुम बोलेगा कि बिजनेस की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते जा रहा है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पहले सामान ऑफलाइन बिकता था, ऑनलाइन बिकता है। पहले अगर कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होता था तो वो ठगाता था, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता था। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर ऑफलाइन स्टोर भी जा रहे हैं, ऑनलाइन दाम देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कितना है, बोलते भैया आप इतना महंगा बेचेंगे, देखिए ऑनलाइन कितना सस्ता है। तो इजी हो गया ना हम लोग के लिए। तो बीसीके इज एवर इवॉल्विंग, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो गया है। जो नॉलेज हम लोग के पास अभी है, कल को वो आउटडेट होगा और हम लोग को अपडेट करना होगा उस चीज को, ठीक है। ओके, यहां पे देखो, इसको ना एक बार रीड करना, ऊपर में जो पढ़ा है उसको रीड नहीं करेगा, खाली स्टार वाला चीज पढ़ लेगा काफी है, इसको एक बार पूरा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिक्र किया है कुछ शब्दों का जो हम तुमको एक बार ऊपर ऊपर से समझाना होगा। तुम लोग कल को जब जीएसटी पढ़ेगा ना तो उसका पूरा ज्ञान है। बीसीके जो है उसमें अलग अलग होता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक रिटेलर दूसरा रिटेलर को सामान बेच दिया, या फिर होलसेलर रिटेलर को सामान बेचा। बिजनेस टू बिजनेस मतलब वो आगे बिकने वाला है। बिजनेस टू कंज्यूमर फाइनल कंजम्पशन होगा यहाँ पे। बीपीओ इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग देखते हैं ना अलग अलग बीपीओ के बारे में सुनते हैं, इसको भी हम लोग आगे में थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हम लोग को ये चीज याद रखना है कि पुराना नॉलेज क्या होगा, ऑब्सोलीट होगा। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेट होगा और हम लोग को खुद को अपडेट करना होगा। तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग एंड रीलर्निंग चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग चलता रहता है। अच्छा भैया, बीसीके क्या, एक सेकंड रुको, सुनो, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बीसीके पढ़ना है? ऑब्वियसली, सिलेबस में है तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो सीए तुम लोग मोदी जी का, आई थिंक 2 साल 3 साल पहले मोदी जी सीए में एक लाइन बोले थे कि द साइन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर पावरफुल देन साइन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। सबसे इंडिया में सबसे पावरफुल पोजीशन प्रेसिडेंट का होता है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, ठीक है। अगर हम तुम लोग को फील्ड वर्क बताएं क्या होता है, हम किसी का इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, हम लोग आर्टिकलशिप करेंगे किसी सीए के अंडर में, हम लोग उनको जाके बोलेंगे सर इसका ना 2100 रुपया का टैक्स बन रहा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फोन करेगा अपना क्लाइंट को, बोलेगा आपका 2100 का टैक्स बन रहा है। वहां से क्लाइंट बोलेगा एक काम करो टैक्स 1000 रुपया का बना दो, 1100 का फायदा हो उसका, जिसमें से 600 हम रखेंगे, बाकी उसका। ये रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है, क्या ये सच है? अगर पूरा 1100 आदमी 100 ऐसे ही करके सब घपला करता है, अगर सब ईमानदार होकर वो टैक्स पैसा जो है टैक्स में दिया जाए तो देश का कितना भला होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे सोल्जर्स देश का सिक्योरिटी का रक्षा करते हैं, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज देश का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का रक्षा करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर एक बहुत बड़ा एरिया है हम लोग जिसमें काम कर सकते हैं। बीसीके एवरी बिजनेस का अपना पेक्युलैरिटीज होता है एंड एसोसिएटेड वेरिएशंस होता है। मतलब क्या हुआ इसका भैया? मतलब कि अलग प्रोडक्ट होता है हर बिजनेस का, अलग अलग इन्वेंट्री मैनेज करने का तरीका होता है, अलग अलग प्रॉफिट का सिस्टम होता है। कुछ लोग परसेंटेज प्रॉफिट पे काम करते हैं कि हम बेचेंगे मेरे को इतना परसेंट चाहिए, कुछ लोग रुपया का प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं कि भैया मेरे हाथ में 10 रुपया आना चाहिए तो मुझे जितना में बेचना है बेचो। तो सबका प्रॉफिट कमाने का तरीका भी अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, साबुन, राशन का जितना भी सामान, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल होता है। क्या ये एक ही जगह से सेल होता है? तुमको ये जनरल स्टोर में दिखेगा, एफएमसीजी का कुछ प्रोडक्ट तुमको दवा दुकान में भी दिख जाता है, मॉल्स में होता है, रिटेलिंग शॉप्स जो तुम्हारा जिसको हम लोग सुपरमार्केट बोलते हैं उसमें होता है। तो ये सब अलग अलग जगह बिकता है। वैरायटी ऑफ स्टेपल्स होता है इसका, जैसे पर्सनल केयर, होम केयर, ठीक है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में अच्छे से जानता है तो वो अपने कंपनी को एक सही राय दे सकता है। भैया फॉर एग्जांपल हमको एक छोटा सा एग्जांपल बताइए बीसीके के बारे में। तुम एक छोटा सा कंपनी वाव मोमोज का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। वाव मोमोज पहले तो छोटा था ना, कलकत्ता में एक रेडी से शुरू किया था। वो लोग क्या किया, सर्वाइव किया,
फिर क्या बोला, प्रॉफिट कमाना है तो ग्रो करना होगा। ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, कौन बताएगा परसेंटेज कितना होना चाहिए प्रॉफिट का, कौन बताएगा कि टैक्स को बचाने के लिए हम लोग कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम हुआ ना बिजनेस का नॉलेज रखना। ओके, यहां से यहां तक तुम लोग को अच्छे से समझना होगा। सीए शैल बी एबल टू एक्ट टू कंडक्ट द ऑडिट डिलीजेंटली। ऑडिट क्या होता है, हम लोग सुन रहे इतना, सीए ऑडिट करता है, ऑडिट करता है। टैक्स क्या होता है पता, फिनेंस क्या होता है पता, ऑडिट क्या होता है। एक कंपनी बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपए का मशीन है, वो अपना 10 लाख रुपए का मशीन दिखा के क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट बढ़ा दिया। अभी उसमें जो भी कंपनी को शेयर होल्डर लोग पैसा देना चाहेगा, वो देखेगा अरे इसका एसेट तो ज्यादा है, मतलब मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो वो पैसा लगा देगा। सीए का क्या काम, सीए जाएगा बोलेगा भैया आपका 10 लाख का मशीन है, वो बोलेगा हाँ, बोलेगा चलिए देखते हैं। तुम धनबाद में, मानो वो मशीन बोला कि देवघर में, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद जाओ ट्रेन का भाड़ा करके देखने के लिए देवघर, जिसका पैसा वो रिइंबर्स करता है, मतलब वापस करेगा, खाना पीना रहना सबका, या फिर तुम वहां पे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन लगाया, बोला जाके देख तो भाई मशीन है कि झूठ बोल रहा है। हम जाके देखे मशीन नहीं थी, वो बोल रहा है कि सर मशीन जो है मेरा वो इन ट्रांजिट में है, मतलब मैन्युफैक्चरर से निकल गया है, मेरे पास आने में टाइम लग रहा है। अब क्या करेगा सीए, अब उसको फोन करेगा, बोलेगा अगर ऐसे है तो बिल दिखाओ, इन ट्रांजिट में जीएसटी भरा होगा वो दिखाओ। ये ऑडिट का काम है। हम दिखाते कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे हैं, हम ग्रेट्युटी फंड बना रहे हैं, तो जितना जन रिटायर होगा हम उसको फोन मिलाएंगे, हम नहीं, मेरा स्टाफ मिलाएगा, पूछेगा सर क्या आपको ग्रेट्युटी मिला, या फिर हम कंपनी को बोलेंगे कि तुम ग्रेट्युटी पे किया होगा ना, बैंक में से डेबिट दिखाओ, रिसीट दिखाओ कि तुम ग्रेट्युटी पे किया है। ऑडिट ये होता है, हर चीज के पीछे तहकीकात करनी। फिर और क्या काम होता है, डिसीजंस लेने का, स्ट्रैटेजी बनाने का, प्लान्स बनाने का, बजट बनाने का, बिजनेस टीम्स के साथ काम करने का, और काम में वैल्यू ऐड करने का। तो ये भी एक बार रीड करेगा तुम लोग तो इनफ। देखो कुछ चीजों के बारे में स्टार दे दो और लिखो रीड। ये लर्न वाला स्टार नहीं है, ये रीड वाला स्टार है। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार पढ़ना है, मतलब कि एक बार रीड किया तुरंत दूसरी बार रीड कर लेना, तो ये याद रह जाएगा। पहला बात, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाउ टू, एक सवाल आया मेरे दिल में, हाउ टू इनहैंस बीसी के, बिजनेस का नॉलेज को इनहैंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन सेल्फ एश्योरेंस, मतलब तुम डेली ट्रांजैक्शंस देख रहा है, अलग अलग बिजनेस को काम करते हुए देख रहा है और सीखते जा रहा है, ऑब्जर्व कर करके, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, तुम साइंस बैकग्राउंड से था, क्या इसका यह मतलब है कि तुम हैंडीकैप है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड में बिजनेस नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं है। ऐसे कितने सारे साइंस के स्टूडेंट है जो शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड था, बीसीके आसान है, वो डेली लाइफ से रिलेटेड है। तीसरा, ऑब्जर्व करो, एक्शंस लो, फेल हो, सीखो, एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि आगे वाला काम कैसे कर रहा है। अगर तुम देख लिया कि वो कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि फेल हो गया है और फिर तुम वही काम कर रहा है, तुम गधा नहीं है। एग्जाम्पल, नोकिया और ब्लैकबेरी। देखो जब एंड्रॉयड आया, सैमसंग कूद के बोला कि भाई हम एंड्रॉयड लेंगे। एप्पल अपना चल रहा था आईओएस के साथ, वो खुश था। नोकिया, ब्लैकबेरी, इन दोनों के पास मौका था कि वो लोग हाथों हाथ एंड्रॉयड लें। नोकिया बोला नहीं नहीं, हम विंडोज फोन बनाएंगे। और ब्लैकबेरी क्या बोला, ब्लैकबेरी बोला कि भाई हम अपना बीबीएम के हिसाब से काम करेंगे। ब्लैकबेरी का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये लोग दोनों अड़ा रहा, ये लोग सीखा नहीं। अच्छा, ब्लैकबेरी पहले फॉल किया, फिर नोकिया का फॉल हुआ। नोकिया सीख के उस टाइम डिसीजन ले सकता था, नोकिया जब तक डिसीजन लिया खेल खत्म, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, दूसरों की गलती से सीखो और अपना काम को आगे बढ़ाते रहो। फिर ईच ऑफ वन हैज 6 ऑनेस्ट सर्वेंट, ये बात कौन बोले हैं, रुडियार्ड किपलिंग। तुम लोग रुडियार्ड किपलिंग का नाम सुना है क्या? पहले पोएट है वो, उनका बुक में पोएम होता है, इंग्लिश लिटरेचर में तुम लोग पोएम पढ़ा होगा।
तो इसमें बोला गया आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। ये 6 सवाल पूछो, हर जगह से निकल जाएगा। ठीक है, जो भी तुमको बिजनेस में दिक्कत है पूछो, वो दिक्कत कहां से है, क्या है वो दिक्कत, व्हाट, वो दिक्कत क्यों है, व्हाई, वो दिक्कत कब आया, व्हेन, वो दिक्कत कैसे आया, हाउ, कहां से आया और कौन दिया। ये 6 सवाल का जवाब जब आता है हम लोग के पास, ऑटोमेटिकली हम लोग एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और क्या ये खाली बिजनेस में, दुनिया का हर स्पेयर में। कोरोना वायरस क्या था, सबसे पहले कोरोना वायरस क्या है, क्यों हो रहा है, कब से शुरू हुआ इंडिया में, फिर कैसे हुआ, कहां से आया और किसको किसको हो सकता है। उसके बाद ही ना वैक्सीन बन रहा है और सारा फॉर्मुलेट हुआ कि 6 गज की दूरी मास्क से जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रखो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब जो सुने वो मानना जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्ट करो उस सोच पे कि क्या वो सही है, उससे तुम लोग का ब्रेन का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है भैया, और क्या तरीका है, न्यूज़पेपर पढ़ो, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब न्यूज़पेपर है। कल को तुम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, अभी चलो भले तुम लोग अपना स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ रहा है, कल को सीए बन जाएगा, तुम लोग जब ऑफिशियल फील्ड में होगा ना, तुम लोग को इकोनॉमिक टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा तुम लोग। ठीक है, और मैगजीन्स होता है, तुम लोग मैगजीन पढ़ सकते हो अलग अलग टाइप का। चैनल होता है बिजनेस, जो तुम लोग शायद ही कभी खोलता होगा न्यूज चैनल, वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो 3 अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग अपने नॉलेज को और एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिविटीज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या, जो एक जिंदगी कमा के दे, जो तुमको पैसा कमा के दे। सिंपल वर्ड में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसा मिले जिससे, और नॉन इकोनॉमिक जिससे पैसा नहीं मिलता है वो हम, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक क्यों करते हैं, खुद का इंटरेस्ट है, इमोशन है, सेंटीमेंट है, या फिर अपने मर्जी से वॉलंटरीली कर रहे हैं सोसाइटी का भला के लिए, इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रुइज्म, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, सोशल वर्क कर रहे हैं। ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जिससे पैसा कमाएं, जिंदगी जीने का मोटिव है, सुबह उठ के काम करने जाना है क्योंकि मेरे को जिंदगी में पैसा कमाना है, वो क्या, इकोनॉमिक, बाकी सब नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, जरा बताना, तुम लोग सबको एक को जवाब देना है। अभी एक चार्ट आएगा, इसमें से क्या इकोनॉमिक है क्या नॉन इकोनॉमिक है। पहला, शेफ काम कर रही है, शेफ का कपड़ा पहन के, इकोनॉमिक। दूसरा, पाव भाजी का ठेला। तीसरा, घर में मम्मी टिफिन बना रही है। चौथा, चाचा लोग कैरम खेल रहे हैं, सट्टाबाजी नहीं हो रहा है, नॉर्मल कैरम चल रहा है, नॉन इकोनॉमिक। फिर पेटा, जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, हम एनिमल का मदद कर रहे हैं। चिपको आंदोलन, क्रिसमस में ओल्ड एज होम चल गए घूमने के लिए। लंगर, अरे हंसता है। उसके बाद गर्मी में जो हम लोग अलग अलग जगह सुराई रखते हैं। एक साइकिल पंचर बना रहा है, एक बड़ा सा जगह पे टेलरिंग का काम चल रहा है, वुमेन इंपावरमेंट हो रहा है लेकिन पैसा जनरेट हो रहा है। लॉयर, समझ में आया, इजी है, जिस चीज से पैसा कमाए वो इकोनॉमिक, जिससे पैसा ना मिले खुद का इंटरेस्ट के लिए हो नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, एग्जाम में क्या सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला प्रॉफिट, दूसरा इनकम, तीसरा अवेयरनेस, चौथा नन ऑफ द अवेयरनेस। अवेयरनेस से पैसा मिलेगा नहीं, ओके। लेकिन
क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो हैव इकोनॉमिक डायमेंशन। पैसा, टाइम, मनी। मम्मी हम लोग के लिए टिफिन बनाती है, भले ही वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट रोटी बनाने के लिए राशन लगता है, टिफिन को पैक करने के लिए प्लास्टिक का डब्बा लगता है, तो वो तो इकोनॉमिक डायमेंशन हुआ। ओके तो भैया हमको कैसे पता चलेगा कि एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? इरादा से, मोटिव से, इंटेंशन से। अगर इंटेंशन है पैसा कमाने का तो इकोनॉमिक, और बाकी कोई इंटेंशन है तो नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, अलग अलग इकोनॉमिक जनरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्टिंग्विशन हुआ है, देखो यहां पे। पहला, सिंपल बोले ये क्या है? ये हटाओ, ये खाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ना 11-12 में, बीएसटी में, ये वही चीज है। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इसका मतलब लोग अपना जिंदगी का रोजगार इससे कमाते हैं। हो सकता है वो मैन्युफैक्चर करके कमा रहे हो सकता है वो रीसेल कर रहे हो, किसी के अंदर में काम कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो जो तुम लोग करेगा, वो सब इनकम जनरेटिंग काम होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इनकम मनी में हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकम जनरेटिंग मनी में हो जरूरी नहीं है। इन काइंड, यानी कि तुम, हम पढ़ाए बदले में, कोई किसी का राशन का दुकान है, वो मेरे घर में राशन पहुंचा रहा है, वो भी इनकम जनरेटिंग में आएगा। क्या बोले हम ओम? उसके बाद नहीं, हम क्या बोले? काय छटपटाता है, यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े कि अगर कोई एक्टिविटी से पैसा जनरेट हो या फिर किसी भी तरीके का फायदा हमको मिल रहा हो जो कि इमोशनल नहीं है, तो वो इनकम जनरेटिंग माना जाता है। ठीक है, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब बहुत तरीके से इनकम जनरेट होता है, कोई लोग। इनकम एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, मतलब रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रॉ मटेरियल बोले तो ये मोबाइल कैसे बना, इसके अंदर कितना सारा सामान होगा। मोमोज कैसे बनता है? मैदा, अलग अलग सब्जी, गैस चूल्हा, ये सब के साथ बनता है, एक आदमी भी लगता है, लेबर। ठीक है, तो यहां पर रॉ मटेरियल यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ और फिर पैसा जनरेट हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमेशा प्रोडक्शन होगा। अभी तुम लोग के पास किताब है, वो रॉ मटेरियल है, और जो हम नॉलेज दे रहे हैं उसको तुम लोग जब बैठ के याद करेगा और एग्जाम में मार्क्स लाएगा, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्टिव होता है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हम बैठ के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहे C++ में, लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, डॉक्टरी, हर कुछ प्रोडक्टिव होता है। अच्छा, कभी कभी वो प्रोडक्शन फॉर आवर ओन कंजम्पशन भी हो सकता है, बट क्या उस टाइम पे वो इकोनॉमिक माना जाएगा? अगर मेरा काम एक ढाबा का है और हम अपने लिए खाना बना रहे, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। लेकिन जब दूसरों के लिए खाना बना रहे और इनकम जनरेट हो रहा है, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? सप्लायर के नजर से प्रोडक्शन देखा जाता है या फिर कंज्यूमर के नजर से? सप्लायर के नजर से। इट रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड ऑफ द, हम लोग का प्रोडक्शन सप्लायर देखता है और कंजम्पशन कस्टमर देखता है। ठीक है, और कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड। इसको भी अंडरलाइन, इसमें ब्रैकेट में डाल दो। और एक बात जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकम जनरेट होता है, साथ ही साथ क्या होता है? सेविंग होता है। वो सेव किया हुआ मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, और जायदाद भी बनता है, जमीन जायदाद ये सब खरीद लिया जाता है। तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ, ये तीन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि इससे इनकम जनरेट होता है। अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में सेविंग बैंक खुलवा दे, फिक्स डिपॉजिट करा दे,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे LIC बैंक है क्या, नहीं, लेकिन तेरा पैसा ले रहा है, तुमको कोई सर्विस देगा फ्यूचर में। और मानो अपना बात करें तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, डिवेंचर मार्केट, ये सब भी काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, इनकम जनरेट करके देता है। गोल्ड मार्केट, ये भी इनकम जनरेट कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट होता है। जो इनकम कमाए वो स्पेंड होगा, सेव होगा, इन्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे। इज इट क्लियर? तो हम लोग सीख लिए कि प्रोडक्शन जो होता है वो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। चलो ये डायग्राम देखो, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से पहले ये समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडस्ट्री का मतलब हम समझाए ना अभी क्या होता है। क्या होता है इंडस्ट्री का मतलब? जिसके अंदर अलग अलग फर्म्स है। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री का, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एप्पल, ठीक है। अगर हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री का बात करें, लैपटॉप इंडस्ट्री का, एसर, एप्पल, डेल, HP, समझ रहा बात को? तो एग्रीकल्चर बताओ क्या है, इंडस्ट्री है या फिर वो एक अलग बिजनेस है? डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्पस से देखें, हम लोग को टैक्स में बताया गया है कि एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस है। इससे जो इनकम होता है वो पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट फ्रॉम गेन, ये सब में फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है। तो हम लोग के लिए इट इज नॉट एन इंडस्ट्री, इट इज अ बिजनेस, ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि यार एक बार एग्रीकल्चर हो जाता है तो उसका प्रोसेसिंग भी तो लगता है। तुम लोग को क्या लगता है, जो धान हम लोग का वहां से उठ के आता है उसी का रोटी बनता है, उसका प्रोसेसिंग भी होता है ना। जो गेहूं आता है उसको चावल में, इसमें क्या बोलते हैं, आटा में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें कुछ ऐड होता है। तो ये तो बिजनेस भी हो गया, इंडस्ट्री भी हो गया इसका। इंडस्ट्री कैसे नहीं है? टाटा का नमक है, सॉल्ट है, अलग अलग सत्तू का कंपनीज आता है, सत्येंद्र सत्तू, तो ये इंडस्ट्री कैसे नहीं है? तो देखा जाए तो दोनों है, बट फॉर आवर पर्पस बिजनेस माना जाता है। कहां पे लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है भैया। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस मतलब एक टाइप ऑफ एक्टिविटी, और इंडस्ट्री मतलब जिसके अंदर में वो हो रहा है, ठीक है। तुमसे पूछेगा तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम बोलेगा मेरा बिजनेस है कि हम राशन बेचते हैं। तो फिर तुम्हारा इंडस्ट्री क्या हो गया? ग्रोसरीज। समझ रहा है मतलब को? ओके। अगर एक फर्म का बात करें तो फर्म का काम क्या है? फर्म का यूजुअल ऑक्यूपेशन है कि वो सामान को बनाता है या फिर ओन करता है या फिर रीसेल करता है, ठीक है। यूजुअल ऑक्यूपेशन इसका वो है। ओके। तो अभी देखो 3 लेयर है। सबसे पहला लेयर, तुम लोग क्या काम करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। कोई बोलेगा सर्विस करते हैं, कोई बोलेगा बिजनेस करते हैं। बिजनेस में भी अलग 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 काम होगा। तो डेली ऑक्यूपेशन उनका चल रहा है। उसके ऊपर भी एक लेयर है, वो क्या काम करते हैं? उनका काम दवाई का है तो वो मेडिसिन इंडस्ट्री के। उनका काम रियल इस्टेट है, बिल्डिंग का खरीद बिक्री है तो वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के। वो डॉक्टर है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के। और उसके ऊपर भी एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल काम, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ रहा है? पहला क्या काम करते हैं? उनका दवा का दुकान है। दूसरा क्या इंडस्ट्री है? मेडिसिन का इंडस्ट्री है। तीसरा क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ वो इकोनॉमिक, हाँ वो कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ये बस एक सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस वाला बात, ठीक है। वैसे कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। तुमसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर, ये 3 दे देगा, नन ऑफ द अबव दे देगा। तो लोएस्ट लेयर क्या है? डेली ऑक्यूपेशन। और हाईएस्ट लेयर क्या है? कॉमर्शियल काम है कि नहीं? क्लियर है? दैट्स इट। ओके।
इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ना, इसको नहीं पढ़ना है, जितना काटना मत, काटना मत, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे नीचे यहां पे स्टार मार्क करो, ये जो डिफरेंस है यहां पे स्टार मार्क करो। ये एकदम रामबान चीज है, ऊपर में जितना भी थ्योरी है सबका डिफरेंस बताया है, सबका डिफरेंस तुमको पता है, ठीक है। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखो 3 अलग तरीके से काम किया जा सकता है। पहला बिजनेस है, दूसरा प्रोफेशन है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट है। बिजनेस का मतलब एक मार्केट है जिसमें तुम्हारा ट्रेड चल रहा है, सामान का लेन देन। बिजनेस मतलब एक मार्केट है जिसमें ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है, सामान का लेन देन हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, सब बिजनेस करते हैं। प्रोफेशन मतलब तुम कुछ सर्विस दे रहा है, क्या तुम किसी के अंडर में है? नहीं, तुम्हारे पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। आईसीआई तुमको क्वालिफिकेशन देगा तब ना तुम सीए प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे ही आईसीएमआई, आईसीएसआई सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को पावर देता है। डॉक्टर लोग का देखते हैं वो साइन बना हुआ रहता है, वो साइन वो लोग को पावर देता है। एडवोकेट को एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया पावर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट, तुम किसी के अंडर में सर्विस दे रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर समवन, बदले में वेजेस और सैलरीज मिलता है। तो बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी। तीनों का बेसिक अंतर तो समझ आया। और बात करें मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कि शुरुआत कैसे होता है। बिजनेस शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन लगेगा, एंटरप्रेन्योर अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा, वो सारा लीगल फॉर्मेलिटीज बताएगा, तो बिजनेस शुरू करो। प्रोफेशन के लिए तुमको मेंबरशिप चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा, जिसके लिए तुमको एग्जाम्स क्रैक करना होगा, और जो भी फुलफिल करना है रिक्वायरमेंट, जैसे एज रिक्वायरमेंट है सीए का 21 साल मिनिमम, उसको फुलफिल करना होगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे पास लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा और सर्विस एग्रीमेंट आएगा। अगेन प्लीज ये मत करना कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर में क्या आता है, 2 चीज आता है, लेटर ऑफ एग्रीमेंट आता है और सर्विस एग्रीमेंट आता है। ना ना ना, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में खाली ध्यान रखना है, तुमको उतना टाइम देना ही नहीं है। एग्रीमेंट सर्विस का किस में होगा? बिजनेस में होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट में होगा नहीं, सॉरी प्रोफेशन में होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट में होगा। कॉमन सेंस लगाना, रटना नहीं है, ठीक है। बिजनेस में कमाई कैसे होता है, क्या बोलते हैं? किनके पापा का बिजनेस है यहाँ पे, हैंड रेस करो। शर्माता क्यों है यार, हैंड रेस करो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं घर में? इस साल मुनाफा ज्यादा हुआ, इस साल मुनाफा कम हुआ। मुनाफा मतलब प्रॉफिट। किनके पापा सर्विस करते हैं, तो क्या होता है? 1 तारीख को सैलरी आ जाता है। और किसी के पापा जो डॉक्टर, सीए में एडवोकेट कुछ है नहीं, क्या होगा? टीचर अगर भी होंगे तो ट्यूशन टीचर, फीस मिलेगा अपने सर्विसेज का। तो दीज आर द मोड ऑफ अर्निंग। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या मैट्रिक पास होना जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है? अंगूठा छाप भी बिजनेस शुरू कर सकता है और करोड़ों अरबों कमा सकता है, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना है ही है, वो लास्ट एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, और जिसके लिए तुम लोग आज से मेहनत स्टार्ट किया है। और अगर तुम लोग को किसी के अंदर में काम करना है, जॉब चाहिए, तो तुम लोग का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है हर अलग अलग टाइप का जॉब का। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेलवे में डी क्लास ऑफ काम करना है तो तुम मैट्रिक पास हो, सी क्लास ऑफ काम करना है तो तुम लोग इंटर पास हो, एसएससी यूपीएससी का एग्जाम देना है तो बीकॉम चाहिए, अपना नेट का एग्जाम देना है, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एमकॉम होना जरूरी है, मास्टर्स होना जरूरी है। तो सबका अपना अपना क्वालिफिकेशन है। एथिकल गाइडेंस, तुमको कौन बताता है क्या सही है क्या गलत है? अगर तुम्हारे पापा का दुकान है और वहां पे स्टाफ कम कर रहा है, स्टाफ को कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? पापा, जो फाउंडर है। अच्छा, तुम लोग सीए कर रहे हैं, तुम लोग को कौन बताएगा? हम क्यों बताएंगे? आईसीआई बताएगा। जो तुम्हारा प्रोफेशनल कोड है वो तुमको बताया जाएगा। और बिलीव मी, तुम लोग का सीए इंटर में एक छोटा सा हिस्सा है इसके ऊपर, और सीए फाइनल में 2 चैप्टर है इसके ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन से सेक्शन सहित याद करना है, और एकदम छोटा चैप्टर नहीं है।
और एकदम भयंकर भयंकर। मतलब तुम सोच लो, अगर जैसे आज हम पढ़ा रहे, हम सीए बन गए और हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिए, तो मेरे को बोला गया है हम हफ्ता में इतना घंटा से ज्यादा पढ़ाएंगे तो मेरे पे इस सेक्शन के तहत धारा लग जाएगा, जिसमें हमको जेल भी हो जाएगा और जिसमें हमको फाइन भी भरना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं, अगर तुम किसी को शादी का कार्ड दे रहा है तो उसमें तुम सीए नहीं लिख सकता अगर वो किसी और का क्लाइंट है तो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर किसी क्लाइंट को सॉलिसिट करने का दावा लग जाएगा। तुम अपना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐड देखा कहीं, नहीं लगा सकता ऐड, नहीं तो तुम्हारे पे अलग अलग धारा लग जाएगा। तो ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है सीए के ऊपर। सीए बेसिकली एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, काम मांग नहीं सकता, सीए को काम मिलना चाहिए। तुमको काम नहीं मिल रहा है, तुम आईसीआई को बोलो इतना सारा काम है ना, तुमको आउटसोर्स मिल जाएगा, तुमको अलग अलग देश का काम मिलेगा, ये काम करो, यूएसए का ये क्लाइंट है इसका हैंडल करो। लेकिन तुम आगे से मुंह खोल के कभी किसी को नहीं बोल सकता है कि अगर आपको टैक्सेशन कराना है तो हम 1000 रुपए में कर लीजिए, ये नहीं करने देगा। समझ में आया? तो ये सब कहां लिखा है? प्रोफेशनल कोड्स, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। और किसी कंपनी में कैसे क्या करना है कहां लिखेगा? एम्प्लॉयर्स कोड, उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अपना देख लो, किसका एग्जाम्पल था, शायद एमबीए चाय वाला था या फिर चाय सुट्टा बार था, जिसका जो कंपनी है ना उसमें प्रोफेशनल कोड नहीं है, मतलब कि तुम नॉर्मल इनफॉर्मल कपड़ा हाफ पैंट और टी शर्ट में भी आ सकते हो, लेकिन क्या तुम लोग बड़ा एमएनसी में जा सकता? हाफ पैंट और टी शर्ट में निकाल देगा, घुसने ही नहीं देगा। तो एम्प्लॉयर्स कोड पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट का बात करें, कितना पैसा लगाना है बिजनेस में? कैपिटल लगाना पड़ता है, बिना कैपिटल का कोई बिजनेस नहीं होता। तो भाई बिजनेस में तो कैपिटल का भयंकर रिक्वायरमेंट है। किसमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट एकदम नहीं होता? एम्प्लॉयमेंट, जॉब करना है, कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, तुम्हारे पास डिग्री है जाके दे दो। कोई बोलेगा भैया पढ़ाई किए तो नहीं, वो काउंट नहीं होता है। और तीसरा, मानो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, क्या कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा? छोटा सा रिक्वायरमेंट होगा, एक चेंबर खुल के बैठना है बस, एक डेस्क खरीदना है, एक कंप्यूटर खरीदना है, तो छोटा सा रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फ्रीडम का कितना आजादी है? सबसे ज्यादा आजादी किसमें होता है? बिजनेस में, जब मन किया दुकान बढ़ाओ चल जाओ। और सबसे कम आजादी एम्प्लॉयमेंट, छुट्टी के लिए किसके सामने जाना होगा? बॉस के सामने गिड़गिड़ाना होगा, भीख मांगना होगा। और प्रोफेशनल में भी क्या आजादी होता है? नहीं होता है उतना। अगर तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न पास आ गया है ना, तुम लोग विश्वास नहीं करेगा, तुम लोग अपना ऑफिस में 1-1 बजे 2-2 बजे तक रात में बैठना पड़ेगा, इतना काम का प्रेशर होता है। तो थोड़ा बहुत आजादी है, जब टाइम नहीं चल रहा, इनकम टैक्स का कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं हो रहा, काम नहीं ज्यादा ऑफिस में, तो घूमने चल रहे हैं, ठीक है। क्या सीए 12 महीना काम करता है? नहीं, सीए का काम बड़ा लैविश है, अगर वो अपना ऑफिस खोल के बैठा है प्रैक्टिस कर रहा है तो। हाँ, लेकिन पैसा उतना नहीं है जितना जॉब में तुम घुसेगा, तुमको घुसते के साथ 10 लाख रुपया हाथ में देगा साल का। सीए प्रैक्टिस में नहीं है, 10 लाख पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जाएगा। जब 5 साल बाद तुम 10 लाख रुपया कमा रहा होगा प्रैक्टिस में, तुम्हारा जॉब में मालूम है क्या हो रहा होगा? तुम्हारा इंक्रीमेंट हो के वो 20-25 लाख रुपया हो गया होगा। तो जहां फायदा है वहां नुकसान भी है, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी मोटिव, बिजनेस में साइकोलॉजी क्या होती है? प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हमको जो मेरा बॉस काम देगा उसको करना है और अपना जिंदगी शांति से बिताना है, लाइवलीहुड। और प्रोफेशन में क्या होता है? क्लाइंट को सेटिस्फाई करो भाई, क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, क्लाइंट पैसा देगा। एक क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, वो 10 को रिकमेंड करेगा, 10 नया क्लाइंट आएगा। बताओ कहां पर एकदम पक्का है पैसा आना हर महीना? हर महीना सैलरी एम्प्लॉयमेंट में आता है। कहां एकदम पक्का नहीं है? बिजनेस, बहुत टेंशन होता है। और प्रोफेशनल में भी, प्रोफेशन में भी तुम देखना जैसे तुम लोग सीए बनेगा, ठीक है, सीए इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है। अब एक सीए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, एक बीकॉम पास है बच्चा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, अंतर होगा। उसको कोई ज्ञान नहीं हो, कुछ भी कर देगा, सीए प्रॉपर हर रूल के हिसाब से चलेगा, कल को क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बीकॉम वाला बच्चा जो है वो 800 रुपया ले रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो 2000 रुपया ले रहा है। तो अभी क्या होता है, तुम 2000 रुपया क्लाइंट को बोल दिया, क्लाइंट टरकाएगा, कल ले लेना, परसों ले लेना, तरसों ले लेना। तो ये चीज प्रोफेशन में भी चलता है। डॉक्टर्स का भी होता है ना, इलाज करवा दिए सर, अगली बार आएंगे तो दवा दे देंगे, दवा के साथ पैसा, दवा दे देंगे तो उसका पैसा के साथ ले लीजिएगा। तो ये सब प्रोफेशन में चलता है, टेंशन होता है पैसा का आने का। स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा स्टेबल, पूरा स्टेबल तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोफेशन। अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो तुम टिका रहेगा मार्केट में।
में, और एम्प्लॉयमेंट अच्छा से काम कर रहा है जॉब में टिका रहेगा, काम नहीं करेगा निकाल दिया जाएगा। बिजनेस एकदम अनसर्टेन है। जब कोविड हुआ, जो लोग एम्प्लॉयड थे उनको पैसा मिल रहा था घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम। जो लोग प्रोफेशनल थे, हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, घर पे कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, आर्टिकल्स को बोल रहे थे घर पे काम करने के लिए, हम लोग को भी पैसा मिल रहा था। बट जिनका दुकान था, राशन दुकान, उनको पैसा मिल रहा था, कपड़ा दुकान, उनको पैसा मिल रहा था नहीं। तो वो अनसर्टेन होता है। अच्छा, किसमें आप आने वाले पीढ़ी को वो काम ट्रांसफर कर सकते हैं? सिर्फ बिजनेस में। तुम बोल सकता है कि चलो हम सीए बन गए, मेरा बेटा भी सीए बनेगा, मेरी बेटी भी सीए बनेगी। नहीं बोल सकते हैं, उसको भी एग्जाम निकालना पड़ेगा। अच्छा, हम ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, मेरा बच्चा लोग भी यहीं पे एम्प्लॉयड होगा। पहले होता था, अब नहीं होता। मिनिमम अगर हम मैट्रिक पास नहीं है तो हमको जॉब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, मेरे एक फ्रेंड है, उनके डैड एक्सपायर कर गए, तो बीसीसीएल में हम लोग सुनते हैं ना कि अगर तुम्हारा नौकरी है तो तुम्हारा बच्चा को भी वहां पे नौकरी मिल जाएगा। उसके पापा वहां पे असिस्टेंट मैनेजर थे, उसको क्या काम मिला पता है? सिर्फ सुपरवाइजर का, बैठ के साइन करना है। उसके पापा का सैलरी 1,20,000 रुपया था, उसकी सैलरी कितना पता? 22,000 रुपया। क्यों? मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था। तो वहां पे भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताओ हमको, तुम लोग में से कौन कौन सोचा फ्यूचर में सीए बनने के बाद भी बिजनेस करेगा? तुम लोग को पता है, तुम लोग के पास फ्यूचर में इतना पैसा आने वाला है ना, अगर तुम लोग सीए बन गया तो कितना खर्चा करेगा तुमको सोचना होगा। आज अगर तुम कलकत्ता जाता है पढ़ने के लिए, मैक्सिमम 10,000 रुपया खर्चा करेगा, 15,000 रुपया खर्चा करेगा अगर लैविश लाइफस्टाइल भी जी रहा है। जब तुम सीए बन जाएगा, खर्चा तो उतना ही रहेगा, मानो बढ़ के 20,000 रुपया हुआ, महीने का आता कितना अकाउंट में? 60,000 70,000 रुपये। वो जो एक्स्ट्रा 50 और 40,000 रुपया, क्या ऑप्शन है? दो। एक तो स्टॉक मार्केट में लगा दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो। दूसरा, जो अक्सर लोग क्या करते हैं, जमीन जायदाद खरीद के वहां पे खेती करवाते हैं। किसी बिजनेसमैन को कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको दुकान खुलवा के दे देते हैं और पर महीना रेंट प्लस प्रॉफिट का एग्रीमेंट करवा के पैसा उठाते हैं। तो ये होता है बिजनेस। ये नहीं कि तुम सीए बन गया तो सीए छोड़ के बिजनेस करना है। बिजनेस तो, अरे अपना ये बोर्ड का जो हेड है सीए अमन गुप्ता है ना, वो, उसके बाद शुगर कॉस्मेटिक्स की जो वो है, वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बट ये लोग क्या बिजनेसमैन नहीं है? ठीक है। तो बिजनेसमैन का काम क्या होता है पता है? क्या बिजनेसमैन कभी जॉब मांगता है कि जॉब क्रिएट करता है? बिजनेसमैन जॉब क्रिएट करता है, जॉब ढूंढता नहीं। ठीक है, बिजनेसमैन जॉब क्रिएट करता है, जॉब ढूंढता नहीं। क्या एम्प्लॉयमेंट में जो रहता है एम्प्लॉय, वो जॉब ढूंढता है? हाँ। क्या प्रोफेशनल जॉब क्रिएट नहीं करता है? प्रोफेशनल भी कुछ हद तक जॉब क्रिएट करता है, लेकिन बिजनेस के मुकाबले नहीं। अरे आज हम एक प्रोफेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं। एक काका जी है जो चाय बना के दे रहे हैं, सारा फाइल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको साफ करने के लिए ऑफिस को लेडीज आ रही है, तो जॉब तो हम भी क्रिएट कर रहे हैं। बट बिजनेस में अलग लेवल पे जॉब क्रिएट होता है, वहां तुमको 10 स्टाफ चाहिए होगा एक छोटा सा बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरा, मोमेंटम मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। जब तुम बिजनेस करता है ना तो जीडीपी बढ़ता है। क्यों? व्हाट इज जीडीपी? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और जब तुम बिजनेस किया, एक है तुम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तुम हर महीना 50,000 रुपया कमा रहा है, तुम्हारा जीडीपी 50,000 रुपये से बढ़ा। दूसरा, तुम बिजनेस कर रहा है तो तुम 50,000 रुपया कमा रहा है, तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं वो भी तो 10,000 रुपया कमा रहे हैं हर महीना। तो जीडीपी में ज्यादा असर कौन देगा? बिजनेस देगा। ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हम क्या बोले थे? जो स्टार्टअप्स करते हैं। बिजनेसमैन कौन होता है? जो नॉर्मल बिजनेस कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड अ नॉर्मल फर्म? क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी एक लॉ स्टार्टअप का फायदा होता है। हम बताए थे स्टार्टअप का लॉ है जिसके तहत तुमको हर चीज का आजादी मिलता है, बहुत सारे के, तुम इतना दिन तक टैक्स मत देना, इतना लिमिट तक टैक्स मत देना, तो तुमको हम ये सब्सिडी देंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत। तो उस चीज का ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योर नॉर्मल आदमी नहीं है। बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे सिनोनिम बोला गया है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं
ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू अपॉर्चुनिटी सीकिंग, ये सब उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो इनोवेटिव होते हैं। वो जब प्रॉब्लम आता है तो उसको ये नहीं देखते कि शिट प्रॉब्लम आ गया, वो लोग बोलते हैं ये अपॉर्चुनिटी है, इससे हम सीख पाएंगे, इसका जवाब कैसे ढूंढे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। तीसरा बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस को, अब जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा। फिर जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज। जेस्टेशन क्या होता है, बात को समझो। एक होता है जेस्टेशन पीरियड। आज मानो हम सोचे कि हम एक केबल कंपनी खोलेंगे, वाईफाई कंपनी। मानो जियो का फाइबर आया है, एयरटेल का गीगा फाइबर आया है, वैसे में कंपनी खोलने का सोचे। क्या होगा, हम उस कंपनी को खोलने के लिए 30 लाख रुपया लगाए। हमको आदमी चाहिए होगा जो मेरे अंडर में काम करेगा, तार बिछाने के लिए तार खरीदना होगा, मैनेज करने के लिए बड़ा बड़ा बैटरीज, बड़ा बड़ा मशीन खरीदे और 30 लाख रुपया लगाए। क्या वो 30 लाख रुपया पहले मंथ में आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने में टाइम लगेगा ना, जितना पैसा लगाए उतना रिकवर करने में मेरे को टाइम लग जाएगा। तो बिजनेस जेस्टेशन पीरियड कंसिस्ट करता है। और मानो उससे पहले ही मेरा बिजनेस बंद हो गया, लॉ बोला कि सारा वाईफाई कंपनीज को बंद करना होगा, तो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन है, कुछ पक्का भी नहीं, हम जितना बड़ा पैसा लगाए। मोबाइल टावर कंपनीज जो होते हैं ना, मोबाइल कंपनी, अरे आज के टाइम पे जियो राज कर रहा है, नए नए कंपनीज क्यों नहीं आ रहे? पहला, भयंकर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जहां भयंकर इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उसको वापस करने में भी जेस्टेशन टाइम लग जाएगा ना। नहीं भी तो अगर तुम बात करता है जैसे JBVNL, भैया मोनोपोली क्यों है? अगर हम लोग आज सोचेंगे ना कि हम लोग को ये करना है, 100 करोड़ के नीचे का खर्चा तो है नहीं एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगाने में। उसके ऊपर से 100 करोड़ वसूलते वसूलते कितना दिन लग जाएगा? तुम सोचो, तुम लोगों से कितना जन बिजली बिल हर महीने टाइम पे भरता है? बहुत कम जन है ना। कितना जन जो लोग थोड़े आउटर स्कर्ट्स में रहते हैं उन लोग को पता भी नहीं बिजली बिल क्या होता होगा, आता ही नहीं है घर में कभी। तो जेस्टेशन पीरियड समझ रहा कितना लंबा होता है उसमें। अच्छा मानो होटल का, एक होटल को बनाने में कितना टाइम लगता है? क्या तुरंत उसका पैसा आ जाता है? नहीं, उसमें भी टाइम लगता है। तो बिजनेस को टाइम लगता है फ्लरिश करने में, और अनसर्टेनिटी भी जो है वो एग्जिस्ट करती है, टेक्स टाइम टू फ्लरिश। फिर बिजनेस सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटीज पे फोकस करता है। अगर तुम सोचा अचानक से तुम बैठा हुआ चलो एक बिजनेस खोलते हैं रैंडमली, और कोई चीज का प्लानिंग नहीं है कौन बंदा क्या काम करेगा, तो वो बिजनेस विद इन 2 मंथ बंद हो जाएगा। आज अगर हम एक फूड का ठेला भी खोलते हैं ना, तो प्लानिंग करना होता है। जैसे कि अक्सर जो फूड के ठेलाज होते हैं वो शाम में ओपन होते हैं, तो दिन में ना वो लोग तैयारी करते हैं कि शाम में जो बेचेंगे उसका। या फिर अगर मानो कोई दोनों टाइम, जैसे गुपचुप का जो शॉप्स होता है, ठेला होता है, वो दोनों टाइम भी खुलता है, दिन में भी खुल जाता है, शाम में भी खुल जाता है। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग घर में कोई आदमी या फिर अपनी वाइफ लोग को बोल के रखता है कि तुम सामान बना के रेडी रखना, हम आके कलेक्ट करेंगे। तो प्लानिंग हुआ ना बिजनेस में। तो बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस चलेगा कभी नहीं। बिजनेस में प्लानिंग बहुत जरूरी है, वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। अलग अलग फील्ड होता है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसा बहुत सारा फील्ड होता है। एफिशिएंसी और अच्छा, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तो समझाए हम। एफिशिएंसी ओरिएंटेड क्या होता है? आज फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग का भी बिजनेस है, ठीक है, पढ़ाने का। एफिशिएंसी ओरिएंटेड कैसे हुए? पहले यहाँ पे क्या था, प्रोजेक्टर था। तुम लोग बोला दिक्कत होता है, इस काम को एफिशिएंट करने के लिए हम लोग टीवी लाए। ये सबसे पहले हुआ करता था बोर्ड, जिसमें हम लोग नोट्स लिखते थे, ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन भी आता था, बच्चा लोग क्लियरली उतना सुंदर से दिखता भी नहीं था। एफिशिएंट हुए क्या? कैसे एफिशिएंट हुए? तुम लोग से सुन सुन के, सीख सीख के कि भैया यहाँ दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। कस्टमर फीडबैक लेके एफिशिएंट होते हैं ना। तो ये होता है एफिशिएंसी ओरिएंटेड होने का तरीका। क्या? फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से फीडबैक लो और मॉडिफिकेशन जो भी नेसेसरी है उसको करो। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या फिर पर्पसफुल। हर बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जनरली वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे जब हम काम करते हैं तो इसके अंदर में भी अलग अलग फोकस आता है। बहुत जन प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा अपना घर लेके जाते हैं, बहुत जन बोलते हैं नहीं हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, हम और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, अच्छा फर्नीचर खरीदेंगे और मदद करेंगे अपना बिजनेस को एक्सपैंड होने में।
बहुत जन बोलते हैं जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा पैसा देंगे। तो ये बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट कमाने का तो मोटिव है, उसके अंदर में आपका पर्पस क्या है, उस चीज के बारे में यहाँ पे बोलता है। देखो जैसे कि बहुत जन लेबर के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत जन ज्यादा जमीन खरीदते हैं, बहुत जन सोचते हैं कि जो पैसा कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर दे, आगे यूज करेंगे कभी। तो हम लोग को देखना होता है कि बिजनेस का मेन पर्पस क्या है। तो क्या बोला कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखने पे फर्स्ट इंस्टेंस पे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग का देश को अगर आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करवाना जरूरी है। ठीक है, ओके। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी को पता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको इस प्रकार से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी आज हम लोग का जो है उसको देख पाए। ठीक है, तो प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट है। इसको स्टार्ट करो। क्या हुआ? हाँ, अरे भगवान, एक तो तुम लोग 2:15 क्लास स्टार्ट करवाया हमसे। ध्यान से सुनो, बिजनेस जो है हम बोल रहे हैं मेरा गला दर्द दे रहा है, तुम लोग किस चीज का छुट्टी मांग रहा है रे? खाली बैठ के सुनना और पेन पेंसिल लेकर अंडरलाइन करना। चलो, बिजनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सोसाइटी के ऊपर। हम लोग जो सामान लेते हैं क्या हम लोग का पापा का है? हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जमीन यूज करते हैं या फिर नदी में गंदगी फेंकते हैं, सोसाइटी का है। सोसाइटी से सामान लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और वही लोग को वापस करते हैं। तो हम लोग सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है और सोसाइटी हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग बना के प्रोसेस करके बेचेंगे नहीं तो लोग खाएगा क्या? ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस होता है। फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सोसाइटी में बिजनेस में इंटरेस्ट है। गिनवाए थे, याद है? एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कंपटीटर, ये लोग। फिर प्रॉफिट का क्या? ठीक है, प्रॉफिट भी जरूरी है बिजनेस में। कंसिडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। बिजनेस करने के रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? पहले मिल रहा है इंटरडिपेंडेंस, आप सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो गए, सोसाइटी आप पे डिपेंडेंट हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग जो आप में इंटरेस्टेड है। तीसरा, प्रॉफिट मिलता है। चौथा, कस्टमर्स मिलते हैं, कस्टमर्स के साथ एक रिश्ता होता है। फिर प्रीकर्सर टू प्रॉफिट मिलता है, मतलब कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे आप और बेहतर काम करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन कितना है? 5 है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का बात करें तो अलग अलग है। अच्छा, ये सभी क्या है? रीड है, लर्न करने का कोई फायदा नहीं है इसको। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सेल, प्रॉफिट, सेल है, प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तुम जब भी पैसा लगाएगा ना, तुम ये देखेगा कि तुमको कितना परसेंटेज वापस मिला। अगर तुम किसी बिजनेस में 10,000 रुपया लगाता है तो तुम देखता है ना कि हमको कितना परसेंटेज हर महीना मिल रहा है। तो ये क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर एफिशिएंसी है कि कितने आसानी से तुम अपने जो भी डेटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ा रहे तो मेरा एफिशिएंसी कितना सिंपल है, हम पढ़ाएं, रिकॉर्ड हुआ, जो बच्चा नहीं आया उसके लिए अपलोड हो गया। लेकिन बाकी टीचर्स के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होता, जो ओल्ड एज हो चुके हैं, जो टेक्नोफ्रीक नहीं है, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब क्या फायदा हो रहा है, क्या इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रहा है। फिर मार्केट में मेरा क्या शेयर है। जब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो ये सब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब लोग कितना सर्वाइवल रेट है, मेरे कारण किसी का हेल्थ तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा खराब तो नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ये सब होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि हम अगर कोई सामान का मेरा फैक्ट्री से एमिशन हो रहा है तो उससे नेचर को नुकसान ना हो। मेरे एम्प्लॉयज के लिए हम वॉशरूम बना के रखें, उनको जो वर्किंग कंडीशन है एक अच्छा दें। अगर बहुत ज्यादा हीट है तो हम एसी का प्रबंध करवा दें। ठीक है, लीगल, एथिकल एंड इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, ये भी एक हम सारा लॉ वगैरह से डील करें और इन्वायरमेंट का जो भी ज्ञान है, जो भी मतलब इन्वायरमेंट का
रूल्स है उसको फॉलो करें। इन्वायरमेंट का भी रूल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक रूल आया था कि अगर तुम एक पेड़ काटेगा तो तुमको 2 पेड़ लगाना होगा नया। अब वो रूल नहीं है क्योंकि वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया था। ठीक है, ओके। अभी देखो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कौन सा होता है, विशफुल थिंकिंग और मीनिंगफुल एंटरप्राइज। विशफुल थिंकिंग जो चाहता है कि मेरा काम अच्छा से हो, या फिर मीनिंगफुल एंटरप्राइज जो अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजबा, ये इंडिया का एक ऐसा एंटरप्राइज है जो विमेन पे फोकस करता है, विमेन केयर, विमेन प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है। आईटीसी इसका होटल चेन्स है, ठीक है। लेमन ट्री इसका भी होटल चेन्स है। लेकिन आईटीसी और लेमन ट्री में क्या अंतर है, लेमन ट्री जो है ना, वो लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं ना, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो ये तो बेहतर काम हुआ आईटीसी से। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका मेन काम क्या था पता है, जो भी रूरल इंडिया है ना उसका बेहतर हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर का तुम लोग जितना भी फैक्ट्रीज देखेगा ना, वो किस साइड देखेगा पता है, गांव देहात साइड। वहां पे फैक्ट्री खोलता है, लोगों को काम देता है, वो लोग काम करते हैं, अपना रोजगार निकालते हैं। तो ये सब एक थोड़ा, आप काम तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, बट बिजनेस से बढ़कर सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जब भी बिजनेस देखते हैं, बताओ बिजनेस सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है? बेसिकली बिजनेस का प्लूरल होता बिजनेसेस है, लेकिन बिजनेस का लास्ट में खुद में डबल एस है। बेसिकली बिजनेस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये शब्द बतलाता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। अच्छा, टेंशन मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम लोग को, अभी यहां तक पढ़ना है। इसके बाद जो भी है ना, उसका हम खाली एक छोटा सा बात बताएंगे और फिर वो हिस्सा हम लोग का हो जाएगा। आओ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है उसका फॉर्म क्या है, मतलब किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो बात करता है। उसका फॉर्म सिंपल, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या काम कर रहा है, कहां कहां काम कर रहा है, जो नहीं पढ़े, नेशनल, मल्टीनेशनल, लोकल, वो सब चीज के बारे में बात करते हैं। बिजनेस ओनरशिप के बारे में बात करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट। जब आप बिजनेस खोलते हैं आपके पास अलग अलग राइट होता है। राइट, कैसा राइट? अगर तुम्हारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, क्या तुम्हारा कस्टमर उसको देख सकता है? बाहर का आदमी उसको देख सकता है? नहीं देख सकता है। कौन हक दिया? लॉ हक दिया। अगर तुमको लॉस हो रहा है तो तुम्हारा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हक है प्रॉफिट लेने का, और अगर लॉस हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो है ना ओनर का कि उस लॉस का भरपाई करवाएं, जिसका हुआ है उसको दें। अच्छा, तुम्हारे पास हक है कि तुम बिजनेस चलाओ, को तुमको आके रोक सकता है कि नहीं तुम ये बिजनेस नहीं करेगा? कोई नहीं, लॉ हक दिया। ठीक है, बिजनेस के पास हक होता है सक्सेशन का, कि तुम अपना बच्चा को बिजनेस ट्रांसफर कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है इसकी। फिर बिजनेस हो सकता है अकेले कर रहे हो या फिर लोगों के साथ मिलकर कर रहे हो। अकेले करेंगे तो क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप। मिलकर करेंगे तो हो सकता है पार्टनरशिप बोलो, या फिर कंपनी या कोऑपरेटिव बोलो। अच्छा, बहुत बार ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है। एक बिजनेस है जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जैसे कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, उसके बाद LLP का भी कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी तुम लोग बच्चा नहीं समझ पाएगा। बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट कंसर्न। एक छोटा बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक कॉर्पोरेट कंसर्न होता है बड़ा सा बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में 4-5 आदमी लोग काम कर रहा होगा, 10 आदमी लोग काम कर रहा होगा, जबकि कॉर्पोरेट कंसर्न में हजारों लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा छोटा सा बात था, इसमें जो अंडरलाइन किया एक बार रीड कर लेंगे, काफी। मेरे बात को गौर से सुनो। इसके बाद जो जो शब्द हम तुम लोग को बताते जा रहे, सुनो। HUF, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, ये सब जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स तुम लोग का जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। तुम लोग का लॉ का जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब इसको उठाना और सबका ये हिस्सा पढ़ना है, खाली सबका ये हिस्सा पढ़ना है।
और क्या पढ़ना है, जो ब्लैक में बोल्ड किया गया है उसको रीड करना है। ये सब हिस्सा अच्छे से याद करना पड़ेगा, और जो अंदर में ब्लैक में बोल्ड है ना उसको रीड करना है। हर टॉपिक हम लोग छूने वाले, लॉ में A to Z टॉपिक है। लिख दो, यहां पे लिख लो, इसके लिए लर्न स्टार वाला चीज एंड रीड ब्लैक में जो बोल्ड है, ब्लैक बोल्ड वाला, दैट्स इट। ये हिस्सा हो जाएगा, अभी छूने का जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग को बहुत सारा चीज जो है बताना बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास को हम यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना 2x या फिर 1.5x पे करके, और रीड कर लेना, काफी होगा। याद रखो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का प्लेलिस्ट बना के डालेंगे, तो उसको याद से पढ़ना है। नेक्स्ट टेस्ट में जो है सैटरडे को पूछा जाएगा। डेट क्या है सैटरडे को? 16 तारीख। तो फिर 16 को टेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है मंडे को। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।